मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, लगातार बिकवाली 7 दिन 8 दिन लगातार बिकवाली चल रही है। एफआईआर के फिगर्स में देख रहा था, लगातार 5 दिन वो भी बेच के जा रहे हैं। मार्केट में लोगों को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि इतने घबराए हुए हैं लोग, या फिर ये ऐसे मतलब मूड खराब है और बस बेचना है, चलो बेच के निकल जाओ, खत्म। तो अनिश्चितताएं अपनी जगह पे हैं और उसके साथ साथ अब देखिए 7 दिन की गिरावट के बाद, 6 दिन की गिरावट के बाद इस तरह से दिन के लोस पर बाजार बंद हो रहा है और शुक्रवार का जो बाउंस था वो भी चला गया। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मुझे लगता है क्रूड है। ओके। क्योंकि क्रूड ने मूड बिगाड़ा और जाहिर है कि चाहे वो एफआईआईज हो या घरेलू निवेशक हो, उनको मालूम है कि हमारे ऊपर जितना ज्यादा दबाव क्रूड से पड़ता है वो किसी और चीज से नहीं पड़ता। क्रूड की वजह से हमारी करेंसी कमजोर होती है, क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं, तो बैंक्स फाइनेंशियल्स पे दबाव आता है। और वही आप देखिए, आज भी गिरावट का जो आखिरी घंटे में आपने गिरावट देखी, उसका नेतृत्व दरअसल बैंक ने किया और बैंक के पीछे पीछे फिर पूरा बाजार कमजोर होता हुआ नजर आया। तो अब तो क्रूड पे नजर रखिए। तो कच्चा तेल और रुपया, ये दो विलन है। कच्चा तेल नहीं घूमता तब तक बाजार के लिए मुश्किल है भाई। और वैसे भी आजकल हालात तो ऐसे कि अच्छी खबर आती है तो थोड़े चलते और बुरी खबर आती है तो पिटाई ज़्यादा होती है, और वही हो रहा है आजकल। जब क्रूड सुधरा था तो शायद उतनी तेजी हमने दिखाई नहीं थी, किसी और रीजन से गिरना शुरू हो गए थे, और अब क्रूड गिर रहा है तो इस रीजन से अपना गिरना शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखिए वरुण, ऐसा हाल हो गया है, ये जो 7वां दिन था, बल्कि मैं जैसे 8वां दिन आप जैसे कह रहे हैं, अब आप शॉर्ट कॉल देते हैं और स्टॉक नीचे भी आता है तो भी आपको मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि अब और कितना गिरेगा, अब इस बाजार को कहीं तो रुकना चाहिए, लेकिन वो संकेत नजर नहीं आ रहे हैं और ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। डराने वाले संकेत है ये कहीं ना कहीं। ये बात तो सही है। चलिए प्रदीप, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यस बैंक पे सबसे पहले तो लूंगा सवाल। 215 क्या कॉल लिया है? 215 के बेसिकली इनकी बाइंग है। कुमार सबका पल, ये पूछ रहे हैं यस बैंक पे। इनफैक्ट यस बैंक पे प्रदीप काफ़ी सारे लोग ये जानना भी चाहेंगे कि फ्राइडे को एक खबर आई, थर्सडे फ्राइडे को डाइवर्जेंस को लेके, उसके ऊपर ये स्टॉक इतना चला। आज आरबीआई ने इनको फटकार लगा दी। और मॉर्गन स्टैनली की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो तो कह रहे थे कि उनकी जो रिपोर्ट है आरबीआई की, रिपोर्ट का नाम भूल गया, उसमें काफ़ी सारे और इश्यूज है जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, इनकी फंक्शनिंग में लैप्सेस है। तो उसको लेके भी ये बोल रहे हैं कि अभी तक क्लैरिटी है नहीं। तो क्या फिर से ये उंगली उठनी शुरू हो गई है यस बैंक पे? ये फिर से वो घेरे में आ गया है जहाँ बेरिश हो गए लोग? देखिए, यस बैंक का कमज़ोर चल रहा था, उसके बाद एक अच्छी खबर आई गुरुवार के दिन कि इनको 2018 के वित्त वर्ष यानी पिछले मार्च में जो साल खत्म हो गया, उसके ऑडिट में आरबीआई ने ये कहा है कि कोई डाइवर्जेंस नहीं है, यानी जितने एनपीएस थे इन्होंने ईमानदारी से घोषित कर दिए हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर थी, इसलिए गुरुवार को ये स्टॉक बढ़ा। शुक्रवार को थोड़ी और फॉलो अप बाइंग दिखी, फिर करेक्शन होना शुरू हो गया, बाजार का मूड बहुत बिगड़ गया था। आज जो गिरावट आई वो इस वजह से कि आरबीआई ने इनको फटकार लगाई है कि आपने ये जानकारी पब्लिक क्यों की। लेकिन डाइवर्जेंस की खबरें पब्लिक होती हैं, पहले भी होती नहीं है, तो ये पहला मौका नहीं है जब किसी बैंक ने डाइवर्जेंस की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया हो। दिक्कत ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई एनालिस्ट बैंक से ये पूछे कि भाई आपको आरबीआई के ऑडिट में क्या निकला, तो उन्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी कॉन्फिडेंशियल खबर नहीं है जिसके चलते आप जिसको आप कह सके कि ये कॉन्फिडेंशियल है और हम बताएंगे। पहले जब डाइवर्जेंस था तब पब्लिकली बता दिया, और अब नहीं है तो क्यों बताया? तो इसलिए आज जब ये गिरावट के साथ खुला, हमारी कॉल ये थी कि आपको इस स्टॉक पे खरीदारी करनी चाहिए। और देखिए, अच्छी रिकवरी शुरुआती घंटे में ही दिखाई दी और ये अपने अपर एंड के आसपास कहीं बंद हुआ है, जबकि ज्यादातर बाजार आपको अपने दिन के रेंज के निचले स्तरों के करीब दिखाई दिया है। तो जाहिर है कि बाजार को बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, होता रहता है ऐसा। इस खबर की वजह से चिंता की बात नहीं है। डाइवर्जेंस के लिए आरबीआई इन पे कोई बड़ी कार्रवाई करेगा ऐसा लगता नहीं है। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। विक्रमजीत सिंह सन फार्मा पे पूछ रहे हैं, 50 शेयर लेके बैठे हैं, 441 के रेट पे लेके बैठे हैं। अब इसके पहले तो डॉक्टर रेड्डीज की हालत ख़राब हुई थी, लेकिन सन फार्मा, क्योंकि आज पूरा फार्मा सेक्टर जो था वो वैसे ही प्रदीप उनकी हालत ख़राब थी, 441 पे लेके बैठे हैं। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल की बाइंग है। तो देखिए, हमने पिछले सेशन में भी कहा था कि 350 450 की रेंज है स्टॉक की। आपने अपर एंड पे एंट्री ली है, एंट्री का लेवल थोड़ा गड़बड़ है, आपको उछाल में निकलना चाहिए। और अगर आप लेना ही चाहते हैं, अगर आपको बड़ा भरोसा है इस पे, तो 350 के आसपास अगर मिलता है, 370-75 के रेंज में कहीं मिलता है, वहां लेने की सोचें। किसी भी उछाल के बाद आपको वहां पर वैल्यू दिखने लगती है तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, स्टॉक की वैल्यू तब दिखनी चाहिए जब वो अपने लोज पर हो। निचले स्तरों से 20-25% चलने के बाद अगर आप कहेंगे फंडामेंटली बड़ा अच्छा स्टॉक दिखने लगा तो आप फंस जाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मैं तो कहूँगा आप अभी भी निकलिए, कोई देरी नहीं हुई है।
गिरावट में फिर सोचिएगा या कहीं और पैसे का रिकवर कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी इस समय रिकवरी होनी मुझे मुश्किल लगती है। मुश्किल है रिकवरी मुश्किल है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक कोई चुन लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। सिद्धार्थ गिरी पूछ रहे हैं, पंड्या जी आयशर मोटर्स का क्या होगा? आयशर मोटर्स पर हमने बेचने की कॉल पहली बार दी थी करीब 25,000 के लेवल पे, उसके बाद फिर से नीचे हमने दोहराया करीब 23 या 22,000 के आसपास, 18 के आसपास आया मेरे ख्याल से, तब खरीदारी की भी सलाह दी थी। हाँ, एक बार के रिवर्सल हाँ। एक बाउंस तो हमने देखा था, वो हो गया। अब आयशर मोटर्स का क्या होगा? अभी भी ये स्टॉक ये नहीं कह रहा है कि इसका बॉटम बना है, कोशिश जारी है। तो कोशिश चलने दीजिए, जब कंफर्मेशन आएगा कि हाँ भाई एक बॉटम बन रहा है और अब यहाँ पर तेजी का मूड बन सकता है, तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल तो देखिए इसकी बड़ी डी रेटिंग हो गई है, और जब किसी स्टॉक की इतनी बड़ी डी रेटिंग हो जाती है तो उसके बाद उसका बेस बहुत आसानी से बनता नहीं। एक नई रेंज अब इसको डिफाइन करनी पड़ेगी, नए वैल्यूएशन के लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लेने की जल्दी ना करें, ट्रेड करते रहिए, ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा चूंकि हाई टिकट साइज है, तो अब 20,000 रुपए का शेयर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, ये भी दिक्कत है। तो ये इंस्टीट्यूशंस के ही काम का है, अपने लिए कोई खास इसमें मौका बनता नहीं है। लेकिन व्यू मेरा यह है कि अगर आप लेने के विचार में है लंबी अवधि के लिए तो जल्दी मत कीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल संतोष गौड़ का है। TCS 2150 शेयर लेके बैठे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए शेयर में? अब गिरावट के बाद लॉन्ग टर्म सोचने लगे हैं या पहले से लॉन्ग टर्म सोचते थे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि 2150 का जो ये लेवल बता रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से इनका अक्टूबर के बाद आया नहीं है। तो उन्होंने तब लिया है। हमारा व्यू इस स्टॉक पे थोड़ा मंदी का था, जो हाल में बदला है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक अब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने 2150 पे लिया और नीचे गिरावट में 1800 भी देखा और आप निकले नहीं, तो इस समय आपको फिर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। आईटी स्टॉक इस बाजार में रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। इन कंपनीज में एक स्टेबल ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पॉजिटिव नहीं दिखते, लेकिन कमजोर रुपए का फायदा हो सकता है ना? लेकिन ऐसे बहुत कमजोर होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात कि देखिए इन कंपनियों ने जो ये बोनस, बाई बैक, डिविडेंड ये सब देना शुरू किया है ना, इस वजह से इनमें एक बेस बन गया है। तो ये ऐसा स्टॉक है जो कमजोरी में बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, ऐसी भी आप उम्मीद रख सकते हैं। तो TCS पे बने रहने की राय होगी आपके लिए फिलहाल। होल्ड कीजिए, आपके लेवल आने में कितना वक्त लगेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। शायद अगले 6 महीने में आपको मौका मिले और मुनाफा भी दिखाई दे सकता है, अगर बाजार का मूड थोड़ा सुधरने लगे तो। ओके, चलिए बाजार के मूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगला सवाल रोशन सुल्तानिया का है, ये पूछे कि मारुति में एंट्री करने का राइट लेवल क्या है? वैसे तो आपने बताया नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन प्रदीप अगर मान लो मारुति जैसे स्टॉक है, आदमी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहेगा वैसे तो अगर क्या ये राइट लेवल है कि और गिरने दें? नहीं, राइट लेवल के आसपास ही है। यहाँ से 300-400 रुपये और नीचे मिल जाए तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और लूँगा। तो ये देखिए कहना हमेशा मुश्किल होता है कि बॉटम कहाँ बनेगा। पहली बात तो अभी भी बॉटम पक्के तौर पे बना नहीं है स्टॉक का, ये आप ध्यान में रखिए। अभी भी वो कोशिश कर रहा है, प्रोसेस में है। तो इस समय आपको 6,500 के आसपास का लेवल उपयुक्त लगता है। अगर कहीं और नीचे गिरावट आई तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो थोड़ा पैसा लगाइए, थोड़ा रखिए, अगर और नीचे मिले तो और ले लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मारुति में दिक्कत क्या है कि एक स्लो डाउन कार सेल्स में देखने को मिल रहा है, और ये जब तक आंकड़े सुधरने शुरू नहीं होते तब तक आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न मिलेंगे नहीं। इसलिए फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आप अगर इस समय कॉन्ट्रेरियन हो रहे हैं, गिरते हुए कमज़ोर स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। कम से कम 1.5 से 2 साल का नज़रिया लेकर अगर आप एंट्री लेंगे तो आप इस समय जो भी बाइंग करेंगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा मारुति पे। ओके, चलिए स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, ज़्यादा बेटर होगा। जयसवाल प्रवीण पूछा है, वेदांता 209 शेयर लेके बैठे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो वेदांता के साथ दिक्कतें बहुत हो रही है आजकल, बुरी खबरें आते जा रही है, भले वो एंग्लो डच का हो या फिर अभी इनके ट्यूटोरियल प्लांट का हो, उसको अप्रूवल मिलते नहीं जा रहा है। करीब खबरें तो अच्छी है नहीं, तो खबरों के लिहाज से तो आप इनसे दूर रहे, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन क्या टेक्निकल लेवल्स ये सुझाते कि 209 के लेवल पे लेके बैठे, फिर से लेवल दिखेंगे? तो आपके लेवल से 25% नीचे आगे आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया या आपने गलती की, अब क्या करें? देखिए, दुनिया भर में मंदी की बातें हो रही हैं और ऐसे माहौल में कमोडिटी स्टॉक्स चलते नहीं हैं, चलते भी है तो थोड़ा चल के फिसल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेदांता पे मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन काफ़ी टूट चुका है। अब आप इतने नुकसान पे हैं, आपको निकलने के लिए भी मैं कैसे कहूँ? तो मैं ये कहूँगा कि आप बने रहिए और एडिशन मत कीजिएगा।
एवरेजिंग की जल्दबाजी मत कीजिएगा। वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जो हम एक दिन पिछली बार जब बात करते हैं मैंने लेवल बताए थे, वरुण अगर आपको ध्यान में हो फिर से बता देता हूँ। 60 रुपए वाला स्टॉक अच्छा, हाँ। 450 500 हो जाता है और फिर वापस वो नीचे आ जाता है 150 रुपए पे, फिर वापस वो हो जाता है 300-350 रुपए। और ये जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी मूवमेंट आपको साल, 1.5 साल, 2 साल के दायरे में दिखाई देती है। इस तरह का वोलेटाइल स्टॉक है। तो अब आपने इसका टॉप बनते हुए देखा था साल भर पहले तकरीबन 350 के आसपास, कहीं भी बॉटम बनेगा 2019 के आखिर तक या 2020 में फिर से कमोडिटी साइकिल स्विंग हो जाएगा तो फिर से रिकवर हो जाएगा। तो आप चुपचाप बैठिए आराम से, अब इतने नुकसान के बाद कुछ मत कीजिए। एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक कि हम कहें नहीं। राइट। जब व्यू बदलेगा, जब बॉटम बनेगा तो हम आपको बताएंगे कि देखिए हाँ आप एवरेज कर लीजिए, तभी कीजिएगा, तब तक आराम से बैठे रहिए। चलिए आराम से बैठे रहिए। अगला सवाल अशोक लेलैंड पे है। विद्या जोशी पूछी ये 65 पर बाय करना चाहिए कि नहीं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल इन्होंने बताया, क्योंकि CLSA जो है ना उन्होंने अपना प्राइस टारगेट काटा है, 75 से काट के 65 का कर दिया है। 65 पे आएगा तब बाई करेंगे कि नहीं, आने दीजिए, फिर बात करेंगे। चलिए ठीक है। फिलहाल जिन लोगों के पास अशोक लेलैंड है, पिछले दिन भी बता रहे थे, हम फिर से बताते हैं, 73 रुपए 73 या 72 पर एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये लेवल निकल जाता है तो एक बार तो निकल जाइए, उसके बाद सोचेंगे। ओके, यहाँ जयमिन कोठिया C8 1040 के भाव पे लेके बैठे हैं। पूछे क्या करना चाहिए यहाँ पे? 1040 तो ये शायद उन्होंने आज ही लिया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। C8 अभी भी कमज़ोर है। आपने थोड़ा कॉन्ट्रेरियन किस्म का ट्रेड किया है। क्या ये चल सकता है? मुश्किल है भाई साहब थोड़ा कहना। आज तो मुझे ऐसे संकेत नहीं मिल रहे जिससे मैं आपकी इस बाइंग के फैसले की तारीफ करूं। अगर किसी वजह से आज रात में क्रूड गिर गया तो हो सकता है कि टायर स्टॉक्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए, तो उस समय आप निकलने की सोचें। लेकिन आज तो ऐसे भी अमेरिकन मार्केट तो बंद है, तो आज तो वहाँ से कुछ आएगा नहीं, कल देखेंगे। तो आपने देखिए जो ट्रेड किया है वो कॉन्ट्रा ट्रेड है। अब कॉन्ट्रा ट्रेड करने की स्थिति में आप इंतज़ार ही कर सकते हैं कि ये रिवर्स हो और फिर आपको मौका मिले। हो सकता है 1100-1110 तक का एक बाउंस किसी वजह से आए, तो वहाँ पर आप निकल लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है। अगला सवाल विवेक यादव, पीडीलाइट 5 से 10 साल के लिए एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, किस लेवल पे लूं? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं 10 साल के लिए कोई स्टॉक लेने की राय नहीं देता हूं। हर स्टॉक का, हर सेक्टर का साइकिल होता है और वो साइकिल अमूमन 2 से 3 साल चलता है, कभी थोड़ा लंबा भी चल सकता है। लेकिन 2 से 3 साल के दौरान हर एक स्टॉक आपको खरीदारी के लिए बड़ा अच्छा मौका भी देता है और बेचने का भी एक अच्छा मौका देता है, तो उस मौके को चूकना नहीं चाहिए आमतौर पर। मेरी राय ये होती है। पीडीलाइट की अब ये खास बात है कि जैसे एक एक्सपर्ट हमारे यहाँ आते हैं जो अक्सर कहते हैं कि फेविकॉल हम बचपन से देख रहे हैं और आज भी फेविकॉल ही चलता है हर जगह। तो ये एक ऐसा अजीब स्टॉक है जो दरअसल पिछले 10 सालों से हर साल नया हाई बनाता है। तो इसलिए आपकी नज़र इस पे पड़ी है। अभी एक्सेप्शनल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या अगले 10 साल तक भी ये एक्सेप्शनल तेज़ी चलेगी? बहुत मुश्किल है ये बात कहना। और एक प्रॉब्लम भी है प्रदीप, इसके पहले आप जैसे कह रहे हैं कि फेविकॉल सिर्फ एक था, अब एस्ट्रल ने भी अपने जो एडिसिव्स है वो उतारना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन शुरू हो गया है। जब हम छोटे थे तब भी कंपटीशन होता था पहले, कौन पर कोई अपना पैठ नहीं बना पाया। फेविकॉल के सामने क्विक फिक्स, बॉन्ड फिक्स, पता नहीं कितने फिक्स और हुआ करते थे, पर वो कोई इतना लंबा टिकता नहीं है। तो आपका कहने का मतलब कंपटीशन शायद यहाँ भी ये बीट कर ले फेविकॉल, पता नहीं। लेकिन देखिए एक ही बात यहाँ पे ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म का निवेश लॉन्ग टर्म के प्राइस पे किया जाता है। और ये स्टॉक इस समय ऐसा है जो कि नए हाइस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जब बाजार इतना कमजोर है। तो मुझे लगता है कि आप इंतजार कीजिए, बाजार की गिरावट के आखिरी दौर में मजबूत स्टॉक पिटते हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ पर भी ऐसी ही एक पिटाई देखने को मिले। जब ऐसा हो तो आप लेने की सोचें। मेरा ख्याल है अगर किसी वजह से ये 600-700 रुपए की रेंज में कहीं आता है, आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आता है तो लीजिए, वरना और दूसरे बेहतर स्टॉक है इस बाजार में लेने के लिए जो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। ये इतना महंगा स्टॉक इस लेवल पे लेने की राय मैं आपको नहीं दूंगा, भले ही ये पिछले 10 साल का बहुत बड़ा मल्टी बैगर है। 10 साल में 10 गुना हुआ है ये स्टॉक, वो मैं मानता हूँ, और इसका प्रोडक्ट आज भी पॉपुलर है भी मानता हूँ। लेकिन 10 साल वाली बाइंग या लंबे अवधि वाली बाइंग इस तरह के ऑल टाइम हाइस पे नहीं की जाती। ओके, चलिए प्रदीप एक आखिरी सवाल लेता हूँ, ले लीजिए। पार्थिश दलाल एम्फोसिस पे पूछ रहे हैं, 300 शेयर 1053 के भाव पे लेके बैठे हैं, 1053।
तो हाल ये फिलहाल की buying है भी? हाँ, हाल की बाइंग दिख रही है। देखिए, स्टॉक में बहुत क्लोजली इतना ट्रैक नहीं करता हूँ फंडामेंटली, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी राय इस पे आपके लिए ये होगी कि ये स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल किस्म का लेकिन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसमें खासतौर पे कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स वगैरह जब होते हैं तो आपको ज़्यादा हलचल दिखाई देती है। इनकी एंट्री है 1053 के आसपास हाँ, की है, जो 1053 आपने के कहा। आसपास की एंट्री है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इस समय ये स्टॉक मजबूत है। आपने शायद हाल ही में एंट्री ली है और मेरा ख्याल है कि आप एक स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में बने रहिए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो स्टॉप लॉस में आपको सुझाऊंगा वो होगा 990 रुपए का। 990 का स्टॉप लगाइए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगर ये जो मजबूती का ट्रेंड दिखाई दिया है ये जारी रहता है तो ये स्टॉक आपको यहाँ से बेहतर रिटर्न देगा। बहुत संभव है कि 1150 के आसपास के यानी 100 रुपए की तेज़ी यहाँ से बन सकती है। उसके लिए एक ही शर्त है कि ये 1065 का लेवल पार करे। टेक्निकली ये एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट लेवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फंडामेंटली आईटी रिलेटिवली कम कमजोर सेक्टर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम बेचने की राय देते हैं। टाटा एलेक्सी में मैंने आज ही बेचने की राय दी है, लेकिन ये रिलेटिवली एक बेहतर स्टॉक है। ओके, चलिए, रिलेटिवली बेटर स्टॉक है और आईटी इंडस्ट्री एज ए होल जो है वो काफ़ी बेटर प्लेस है। चलिए अभी यहाँ विदा लेते हैं हम हमारे दर्शकों से। तो अब आपसे विदा लेते हैं, कल फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और सुबह हमारे साथ जुड़िए इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट के संकेतों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, नमस्कार।